हेलो गुड इवनिंग। तो जल्दी जल्दी आप हमारे वीडियो से जुड़ जाइए। तो हम इस वीडियो को शुरू करेंगे कुछ क्षणों में। तो आपने इस वीडियो को थंबनेल देखा है कि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या। इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग थिंग्स यानी जीवों में जनन, जो कि क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट होगा। आपको हम लाइन बाय लाइन से रोज़ पॉइंट बाय पॉइंट हम पढ़ाते जाएंगे। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जीवों में जनन। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हमको जनन के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, जनन होता क्या है। तो हम कुछ पॉइंट के बाद इसको पढ़ाएंगे। कोई जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। कोई जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। जन्म देने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। इसी प्रक्रिया के द्वारा सभी जीवों की प्रजातियां आज भी विद्यमान है। जिन जीवों में जनन रुक जाता है उन जीवों की प्रजातियां नष्ट हो जाती है, वे विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो इस चैप्टर में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जिसका नाम है जीवन अवधि या जीवन काल। इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट है जीवन अवधि या जीवन काल यानी लाइफ साइकिल। इसमें पढ़ेंगे, ध्यान सुनिए। कोई पॉइंट होता है तो उस पॉइंट में ही उसका आंसर छुपा रहता है। यदि ध्यान से आप देखें तो जीवन अवधि, जीवन काल, अवधि का मतलब समय होता है, काल। तो कोई जीव औसतन यानी एवरेज के अनुसार से प्राकृतिक मृत्यु तक जितना समय तक जीता है वह काल उस जीव का जीवन काल कहलाता है। फिर से, कोई जीव जितना समय तक जीता है वह समय उस जीव का जीवन काल कहलाता है, वो भी एवरेज के अनुसार से। तो हम लिखेंगे किसी जीव द्वारा औसतन जिया गया काल यानी समय ही उस जीव का जीवन काल कहलाता है। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है। किसी जीव द्वारा एवरेज के अनुसार से जिया गया काल यानी समय ही उस जीव का जीवन काल कहलाता है। ठीक है। कोई जीव जितना समय तक जीता है एवरेज के अनुसार से औसतन, उसे उस व्यक्ति का जीवन काल कहते हैं, उसे उस जीव का जीवन काल कहते हैं। यदि ये पॉइंट सब्जेक्टिव में ना आए तो ऑब्जेक्टिव में कंफर्म आता है। कुछ जीवों और पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके जीवन काल भी पढ़ेंगे। तो देखिए ध्यान से, कुछ सजीव और उनके जीवन काल को हम देखेंगे। तो यहाँ तो हो गया जीव का नाम और यहाँ हो गया जीवन अवधि या जीवन काल। ये एक डायग्राम बन गया। इस डायग्राम में से कंफर्म एक सवाल आएगा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट में हाथी कितना साल तक जीती है। तो हाथी का जीवन काल कितना होता है? 100 वर्ष। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि हाथी का जीवन काल कितना होता है, तो 100 वर्ष। हाथी का जीवन अवधि कितना होता है, तो 100 वर्ष। सेकंड में हम देखेंगे गुलाब का फूल, गुलाब का पौधा। गुलाब का जो पौधा होता है वह कितना समय तक जीता है, तो 4 वर्ष तक। 4 वर्ष तक गुलाब का पौधा हरा भरा रहेगा, उसके बाद वह सूख जाएगा एवरेज के अनुसार से। मतलब
कोई थोड़ा सा अधिक समय तक भी रह सकता है, कोई थोड़ा कम समय तक भी रह सकता है। हम एवरेज के अनुसार से बोल रहे हैं, यानी अधिकांश गुलाब के पौधे 4 वर्ष तक रहते हैं और अधिकांश हाथी 100 साल तक जीता है। कुछ हाथी 100 से पहले भी मर जाते होंगे, कुछ एक आध दो हाथी 100 पार भी कर जाते होंगे। तो हम एवरेज के अनुसार से चल रहे हैं, जो अधिकांश जीता है उसको लेकर चल रहे हैं, ठीक है। थर्ड में हम पढ़ेंगे कुत्ता। अभी जितना भी हम जीव का नाम लिखवा रहे हैं जीवन काल में, ये सभी एनसीईआरटी के बुक से लिखवा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनसीईआरटी के ही बुक से ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कुत्ता जो होता है, कुत्ता 6 साल जीता है। कुत्ता का जीवन काल कितना होता है? 6 साल, याद रखिएगा। चौथा हम देखेंगे तितली। तितली का जीवन काल कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह। तितली जो होती है बटरफ्लाई, ये 1 से 2 सप्ताह ही जिंदा रहेगी, यानी 7 से 14 दिन तक ही ये जिंदा रहेगी, ठीक है। आगे हम देखते हैं 5वां कौवा। कौवा का जीवन काल कितना होता है? तो कौवा का जीवन काल होता है 15 वर्ष। कितना होता है? 15 वर्ष। कौवा 15 साल तक जिंदा रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं केला। केला का जो पेड़ है वो कितना दिन तक व्यतीत करता है अपना लाइफ साइकिल? तो 8 माह। केला जो पौधा होता है वो 8 माह तक हरा भरा रहता है, यानी 8 माह के अंदर में वो फर जाएगा, ठीक है। केला एक ही बार फरता है, ये वो केला का जो पौधा होता है वो एक ही बार फरेगा, उसको काट देंगे, फिर उसके जड़ से पंपी निकलेगी, क्योंकि इसमें कायिक प्रवर्धन होता है, और उस पंपी से एक नया पौधा बनेगा, एक वो जाके बड़ा पेड़ बनेगा, फिर उस पर केला फरेगा। फिर जब केला तैयार हो जाएगा तो हम केला भी काट देंगे। यदि चाहेंगे थम्बू ना काटें, केला काट लिए तो वो थम्बू फिर से केला नहीं फरेगा उस थम्बू में, ठीक है। तो हम 7वां देखते हैं। 7वां क्या है? 7वां जो है गाय है। गाय का जीवन काल होता है 25 वर्ष। गाय का जीवन काल कितना होता है? 25 वर्ष, ठीक है। उसके बाद तोता, ये कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तोता का जो जीवन काल होता है, तोता 140 साल तक जीते हैं, याद रखिएगा। तोता का जीवन काल कितना होता है? तो तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्रोकोडाइल, मगरमच्छ जो होता है यह 60 वर्ष जीता है। मगरमच्छ का जीवन काल कितना होता है? 60 वर्ष। कितना होता है? 60 वर्ष। इधर हम देखते हैं आगे 9 नंबर तो हो गया था। 10 नंबर। 10 नंबर में है घोड़ा। घोड़ा का जीवन काल कितना होता है? तो घोड़ा का जीवन काल 35 वर्ष होता है। घोड़ा जो होता है 35 वर्ष तक अपना जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं। 11 में है फल मक्खी। ये भी कई बार पूछा गया है। फल मक्खी का जीवन काल कितना होता है? तो फल मक्खी का जीवन काल होता है 15 दिन। कितना दिन होता है? 15 दिन, ठीक है। ये भी 2 हफ्ता मान लीजिए इसको भी, ठीक है। उसके बाद धान का जो पौधा होता है, धान, गेहूँ या मक्का, धान का पौधा जो होता है इसका जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 4 माह। यानी धान का जो पौधा होता है वह 3 से 4 माह के अंदर में पक के तैयार हो जाता है। 3 साढ़े 3 माह के अंदर में इसको हम काट लेते हैं, ठीक है। 13 नंबर है कछुआ। कछुआ के जीवन काल कितना होता है? तो कछुआ वाला भी सवाल पूछा है। 100 से 150 वर्ष, याद रखिएगा। कछुआ का जीवन काल कितना होता है? तो 100 से 150 वर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट देखते हैं बरगद। बरगद जो होता है, बरगद का पेड़, इसका जीवन काल कितना होता है? सबसे अधिक इसी का है 1000 वर्ष होता है। कितना होता है? 1000 वर्ष। इस तरह आपके ये 14 के 14 एनसीईआरटी से रिलेटेड है। यदि आप चाहें तो वीडियो को रुका करके इन सब को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और नोट करते रहिएगा, क्योंकि आपकी कॉपी में रहेगा तो आप देखते रहेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो यदि और भी जीवन काल जीवों के बारे में पता करना हो तो आप गूगल से पता कर सकते हैं, लेकिन अभी एनसीईआरटी के बुक में क्लास 12 के सिलेबस में मात्र 14 ही पढ़ना है और 14 ही में से पूछेगा, ठीक है। यदि चाहें तो आप
और भी अपन ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे मनुष्य का जीवन काल पहले 100 वर्ष था, लेकिन अब कितना हो गया है 70 वर्ष। किसी किसी बुक में 65 वर्ष ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब कोई बोलेगा कि आप कैसे बोल रहे हैं सर, मेरे गांव में एक औरत है, वो तो 105 वर्ष तक जिंदा है, अभी भी बहुत बूढ़ी है, 105 वर्ष की हो गई है। तो मतलब हम एवरेज के अनुसार से बोल रहे हैं, औसतन बोल रहे हैं। यानी अधिकांश जो व्यक्ति है ना, अधिकांश जो लोगों की संख्या है ना, वो 70 वर्ष तक ही जा पाते हैं, 70 वर्ष के ऊपर नहीं जा पाते हैं। 70 वर्ष तक जाते जाते वो मर जाते हैं। इसलिए हम मनुष्य के जो लाइफ साइकिल है वो हम 70 वर्ष ही रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा है जनन। अगला पॉइंट क्या है? जनन। जनन को हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इसका डिफिनेशन आपने लो क्लास में पढ़ा ही होगा। जनन क्या है? जनन क्या है? तो ध्यान से देखिए, अपने जैसे संतान को जन्म देना ही जनन कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जन्म देने की प्रक्रिया को, जन्म देने की प्रक्रिया को ही जनन कहते हैं। मतलब किसी जीवों के द्वारा, किसी मादा जीवों के द्वारा अपने जैसे संतानों को जन्म देना ही जनन कहलाता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन के प्रकार। जनन के प्रकार, तो जनन के 2 प्रकार हैं। फर्स्ट में होगा अलैंगिक जनन और सेकंड में होगा लैंगिक जनन। फर्स्ट में अलैंगिक जनन और सेकंड में लैंगिक जनन। याद रखना है जनन क्या है, तो अपने जैसे जीवों को जन्म देना ही जनन कहलाता है। और जनन के द्वारा ही हम सभी, और जितने भी जीव हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी के सभी जनन नामक प्रक्रिया के कारण ही आज भी पृथ्वी पर विद्यमान है। यदि जनन की प्रक्रिया नहीं होगी तो कोई भी जीव इस पृथ्वी पर नहीं होगा। इस पृथ्वी से सभी जीवों और पौधों का नाश हो जाएगा, इस पर से जीवन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जनन की बहुत भूमिका है, जिसके कारण जीव अभी तक विद्यमान है। यदि जनन की भूमिका ना रहती तो जीव कब का कब ही विलुप्त हो गए रहते, ठीक है। तो फर्स्ट है अलैंगिक जनन और सेकंड है लैंगिक जनन। ये दोनों क्या है? तो जनन के प्रकार है। तो हम बारी बारी से दोनों के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर है अलैंगिक जनन। फर्स्ट नंबर क्या है? अलैंगिक जनन। तो दोनों जनन पढ़ने के लिए हमको 2 तरह के जीव पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, जो जीव जो होते हैं लिंग के आधार पर ना, जो जीव होते हैं उनको हम 2 भागों में बांटे हैं। एक को बोलते हैं एक लिंगी। लिंग की संख्या के आधार पर जीव को 2 भागों में बांटे हैं। एक को बोलते हैं एक लिंगी जीव और दूसरे को बोलते हैं द्विलिंगी। द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव। एक को बोलते हैं एक लिंगी जीव और एक को बोलते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव। यानी वैसा जीव जिसमें नर या मादा में से कोई एक ही युग्मक हो। यानी वैसा जीव जो नर हो तो मादा नहीं, और मादा हो तो नर नहीं, मतलब कोई एक ही उसमें गुण हो, उसे हम एक लिंगी जीव कहेंगे। वैसा जीव जो नर हो तो मादा नहीं और मादा हो तो नर नहीं, उस जीव को हम एक लिंगी जीव कहेंगे। जैसे में मनुष्य जो होगा, मनुष्य, गाय, भैंस सब क्या है होंगे? एक लिंगी जीव है, क्योंकि मनुष्य में कोई नर है तो कोई मादा है, दोनों वाला गुण तो किसी में नहीं ना होता है। इसलिए मनुष्य, गाय, भैंस क्या है? एक लिंगी है। लेकिन देखिए इधर देखिए, वैसा जीव
वैसा जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मक हो, वैसा जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मक हो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या होगा तो जोंक हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। केचुआ को हम किसानों का मित्र भी कहते हैं। जोंक हो जाएगा, केचुआ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, वैसा जीव जिसमें नर तथा मादा दोनों युग्मक हो उसे द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। और इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन द्विलिंगी जीव है और इनमें से कौन एकलिंगी जीव है। तो एकलिंगी का एग्जाम्पल क्या याद करना है, तो बहुत सारा है। द्विलिंगी का या उभयलिंगी के एग्जाम्पल में याद रखिएगा जोंक, केचुआ और जितने पुष्पी पौधे हैं, पुष्पी पौधे यानी फूल वाले पौधे, वे सभी भी द्विलिंगी या उभयलिंगी में ही आएंगे। तो चलिए हम यहाँ अब देखते हैं अलैंगिक जनन क्या है। अलैंगिक जनन क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे जनन की वैसी प्रक्रिया, जनन की वैसी प्रक्रिया जो द्विलिंगी, इसको हम उभयलिंगी भी कहेंगे, जो द्विलिंगी या उभयलिंगी जीवों में होती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। तो आप लोगों को समझ में आया, मतलब जनन की वैसी प्रक्रिया जो द्विलिंगी या उभयलिंगी जीवों में होती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अलैंगिक जनन जो होता है एक लिंगी जीव में नहीं होता है, वह द्विलिंगी जीव में होता है। मतलब जिस जीव में नर और मादा दोनों युग्मक होगा उसी जीव में आपका अलैंगिक जनन होगा। ठीक है, तो इस तरह पूछेगा कि इनमें से किस जीव में अलैंगिक जनन होगा, तो मनुष्य, गाय, भैंस ऑप्शन में नहीं होगा। हम टिक नहीं मारेंगे, हम टिक किस पे मारेंगे, जोंक और केचुआ मारेंगे, क्योंकि अलैंगिक जनन जो होता है द्विलिंगी जीवों में होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे देखिए यहाँ पे अलैंगिक जनन एक ही जीव में होता है, इसलिए दो जीव नहीं चाहिए, एक ही जीव में अलैंगिक जनन हो जाता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, इससे जो प्राप्त संतति है, इससे प्राप्त संतति को एक पुंजक ब्रैकेट में क्लोन भी कहते हैं। याद रखिएगा, अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को हम एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इस तरह क्वेश्चन आता है जो पूछा जाता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इसको नोट कीजिएगा पॉज करके। ठीक है, छोड़िएगा मत तरह। तो क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में, क्वेश्चन आता है अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति यानी संतान को एक पुंजक और ब्रैकेट में क्लोन क्यों कहते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछता है, कई बार पूछा भी है। सवाल आएगा अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति यानी संतान को एक पुंजक या क्लोन क्यों कहते हैं। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है। एक पुंजक का मतलब क्या है, मतलब अलैंगिक जनन जो होता है एक ही जीव में होता है। ठीक है, जिसको हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, जिस तरह जनक होता है संतान हूबहू अपने जनक के समान होता है, इसलिए अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। सेम टू सेम यही लिख देंगे, लिखेंगे यहाँ आंसर में अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति
अपने जनक यानी माता पिता, एक ही होता है, अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति अपने जनक से बिल्कुल एक समान होती है, एक समान होती है। यही कारण है कि अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को क्लोन कहते हैं। तो याद रखिएगा, अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को क्लोन क्यों कहते हैं? तो अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति अपने जनक से बिल्कुल हूबहू होती है। यही कारण है कि अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। ठीक है, और ये किस में होता है? यह प्रक्रिया सिर्फ द्विलिंगी जीवों में होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछेगा कि अलैंगिक जनन से प्राप्त संतति को डैश कहते हैं, तो ऑप्शन में जो भी होगा हम किस पर टिक मारेंगे? हम एक पुंजक मतलब कोलन पर टिक मारेंगे। ठीक है।